गुड मॉर्निंग। तो आज हमने मुख प्रयोगार्थ कल्पना जो पढ़ रहे हैं वही कंटिन्यू करेंगे। तो इसके अंदर लास्ट टाइम हमने थोड़ा कुछ देखा था यहाँ पे, जैसे कि उसके अंदर गंडूश, कवल और प्रतिसारण, ये तीन जो कल्पनाएं हैं वैशेज्य कल्पना की, वो आती है आयुर्वेदिक पोर्शन के अंदर। और उसी तरह से तीन और जो फॉर्मुलेशंस है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट और माउथ वॉश, ये तीन आते हैं मॉडर्न जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है उसके अंदर। तो उसके अंदर गंडूश और कवल ये क्या होता है आप फर्स्ट ईयर में भी जानते हैं। हमने उसका अलग अलग डिफरेंस क्या है वो भी देखा था। फिर से एक बार क्विकली रिवाइज करवाता हूँ। गंडूश जो है वो धारण करने के लिए है, मुंह में भर के रखने के लिए। जबकि कवल जो है वो गार्गलिंग करने के लिए, यानी कि कोगड़ा करवा माटे। कवल जो है उसकी क्वांटिटी हम मुंह के अंदर थोड़ी ही लेते हैं कि जिसके साथ सलाइवा मिक्स होके मुंह के अंदर हम उसको मूवमेंट करवा सके। थोड़ी क्वांटिटी कवल जो गार्गलिंग करते हैं, फिर चाहे वो रिफिलेबल कल्क होता है या दूसरा लिक्विड भी हो सकता है। जबकि गंडूश लिक्विड होता है, पूरा मुंह भर देते हैं। जैसे कि तिल तेल ले लिया, इतने ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया कि पूरा मुंह भर जाए, तो उसको धारण करके रखना है। और उसी तरह से गंडूश और कवल दोनों ही ओरल केविटी में जो कोई भी रोग होते हैं, दांत में, मसूड़ों में, अंदर की जो कोई भी ओरल केविटी की स्किन है वहां पे, या फिर कंठ में भी जो कोई रोग होते हैं, तो उन सभी के लिए ये उपयोग में लिया जाएगा। और तीसरा जो आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल पार्ट है यहाँ पे प्रतिसारण, है ना, जो हम दंत मंजन या उसके जैसे टूथ पाउडर के साथ कोरिलेट करते हैं, वो आगे देखेंगे। तो गंडूस के टाइप्स भी हमने देख लिए थे लास्ट टाइम, कि स्नेहिक, शमन या प्रसादन, शोधन और रोपण। तो इनकी डिटेल भी देखी थी कि जो स्नेहिक गंडूस होता है, नाम से ही पता चलता है कि जब ओरल केविटी में वात प्रकोप होता है, वात विकृति होती है, या रुक्ष गुण होता है जब ओरल केविटी में, तो वहां पे हमें स्नेहन करवाना रहेगा। तो ऐसा कवल कवल और गंडूश हम वहां पे उपयोग में लेंगे, जिसके अंदर स्निग्ध द्रव्य होंगे, मधुर अम्ल लवण रस होंगे। और उसको ल्यूक वार्म यूज करना है, क्योंकि वात का गुण शीत होता है, तो हम उसको दवाई को गर्म फॉर्मेट में यूज करेंगे और वातज रोगों में ये यूज में आ जाएगी। फिर दूसरा हमने देखा था शमन या प्रसादन। तो ये पित्त प्रधान रोगों में या पित्त जनित रोगों में उपयोग में लेंगे, जहाँ पे मधुर तिक्त कषाय रस के द्रव्यों का या पित्त शमन करने वाले गुण होंगे, जिसमें ऐसे औषधियों का उपयोग करेंगे और उसको सामान्य टेम्परेचर पे ही यूज करेंगे। कोल्ड शब्द लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब फ्रीज में से निकाल के ठंडा नहीं, लेकिन जो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, थोड़ा सा गर्म नहीं किया हुआ, ऐसा वाला दवाइयों को हम यूज करेंगे गंडूश और कवल दोनों के लिए। तीसरा देखा है शोधन। तो शोधन के, उसका नाम यहाँ पे शोधन दिया है, लेकिन बेनिफिशियल है स्पेसिफिकली कफज रोगों में, क्योंकि हमारे शरीर का जो ऊपर का भाग है ना, छाती है या फिर ऊर्ध्वांग है, तो वहां पे कफ दोष प्रिडोमिनेंस होता है। तो शोधन जो है यहाँ पे सिर्फ कफ को होगा, ना कि पित्तवात का। तो यहाँ पे तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष द्रव्य हमारे औषधि के अंदर होंगे, कटु अम्ल लवण रस वाले द्रव्य होंगे। और ओरल केविटी में या फिर कंठ रोग में, मुख रोग, कंठ रोग, जो कफज रोग होंगे, वहां पे यूज हो जाएगा। और उसके साथ शिरो विरेचन में भी इसका यूज कर सकते हैं। फिर लास्ट वन जो है रोपण गंडूश और कवल, जो चौथा इसका टाइप है वो है रोपण। तो यहाँ पे उष्णवीर्य द्रव्य यूज किए जाएंगे, है ना। अभी आपको थोड़ा सा ये अलग लगेगा, क्योंकि हमें तो वहां पे हीलिंग करवाना है, तो हीलिंग करवाने पे उष्णवीर्य द्रव्य क्यों, तो वो भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। मधुर कटु कसाई रस वाले द्रव्य होंगे, ल्यूक वार्म फॉर्मेट में ही यूज करना है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी मुख मुख के अंदर, कंठ के अंदर जो क्षत हो जाते हैं, यानी कि वुंड्स हो जाते हैं, जो घाव हो जाते हैं, उसको भरने के लिए, उसका हीलिंग जल्दी से हो जाए, उसके लिए वहां की जो अग्नि है ना, उसको हमें स्टिमुलेट करना होगा। अगर मंद अग्नि रहेगी तो हीलिंग नहीं होगा वहां की धातु का। अगर हम उसको, अग्नि को बढ़ा देंगे उष्णवीर्य द्रव्य यूज करके, लुक वार्म फॉर्मेट में यूज करके, तो फिर वो हीलिंग तुरंत ही हो जाएगा। वहां पे अगर कुछ क्लेद है, कुछ आम है, तो वो वहां से इन उष्णता की वजह से दूर हो जाएगा और हीलिंग जल्दी से हो जाएगा। तो मुख कंठ के जो कुछ भी घाव पड़ते हैं, वहां पे रोपण करना जरूरी है, और इसलिए हम वहां पे उष्णवीर्य द्रव्य या मधुर कटु कषाय रस द्रव्य यूज करते हैं। और आपको आपको अनुभव भी होगा शायद कि जैसे कि कषाय रस वाला एक जो द्रव्य है, खदीर है ना, तो हम वहां पे यूज कर लेते हैं उसको।
तो ये जो चार है वो उसके टाइप्स थे। एज लिमिट के बारे में हमने देखा था, है ना, कि सभी एडल्ट्स जो है जिनको मुंह में भर के रखना आता है, दवाई का कुल्ला करना यानी कि कोबड़ा करना अगर उसको आता है, तो सभी एडल्ट्स को दे सकते हैं, और बच्चों को भी, 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को भी दे सकते हैं, कि जिसको वो निगल ना जाए दवाई। ये दवाई पेट में नहीं जाने देना है, बाहर निकालना है मुंह में भर के रखने के बाद। अगर जिस बच्चे को इतनी समझ है, उन सभी को ये गंडूस और कवल करवा सकते हैं। तो जब आप पीडियाट्रिक केसेस में देखेंगे बच्चों में, तो वहां पे ये ख्याल रखना है। फिर इसका विधि हमने देखा था, है ना, इसको गंडूस धारण या गंडूस विधि भी बोल सकते हैं। तो वहां पे पूर्व कर्म क्या देखा, कि पहले चेहरे पे स्वेदन करना चाहिए, ताकि वहां की जो कोई भी छिद्र है, छोटे छोटे, वो सब खुल जाए और हमारी दवाई अंदर तक अच्छे से पहुंच पाए। फिर उसका प्रधान कर्म, अगर गंडूश है, मुंह में भर के रखना है, तो हमारा जो दवाई है वो माउथ फुल ऑफ गंडूश द्रव, पूरा मुंह भर जाए उतना, उसके अंदर हम मूवमेंट करवा ही ना पाए, पूरा मुंह भर जाए उतना। और ऐसा मुंह के अंदर जो लिक्विड है, दवाई है, वो भर के रखना है। कब तक? जब तक कि आंख में से, नाक में से पानी निकलना शुरू हो जाए, यानी कि हमारी कैपेसिटी खत्म हो जाए वो धारण करके रखने की। तब तक आंख नाक में से अगर पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो हम समझेंगे कि अभी इसको मुंह से बाहर, वापिस बाहर निकाल देना है। और इस तरह से दिन में 3 बार, 5 बार, 7 बार, मतलब इस तरह से जितनी जरूरत है उतनी बार उसको हम रिपीट कर सकते हैं। तो गंडूस जो है उसको धारण करके रखना है और रिपीटेड करना है। जैसे कि बहुत लोग जो होते हैं ना, मैं एक उदाहरण देता हूँ, और भी आगे उदाहरण तो बहुत सारे लेने वाले हैं, लेकिन अभी से एक उदाहरण देता हूँ, कि जो जिसके दांत में सड़ा हो जाता है ना, दांत सड़ जाते हैं या फिर दांत हिलने लगते हैं, तो हम वहां पे त्रिफला का जो कषाय होता है या त्रिफला का शीत होता है, उसका गंडूश करवाते हैं। हर एक एक घंटे पे उसको बोलते हैं कि आप दिन में 10 बार हो सके तो 10 बार करिए, 7 बार हो सके तो 7 बार करिए। हर एक घंटे पे त्रिफला के कषाय का गंडूश धारण करना है। तो वो जो दांत के ऊपर जो सड़ा होता है, जो सड़ा हुआ ब्लैक पार्ट दिखता है, वो पूरा लेखन होकर निकल जाएगा, 2-3 दिन में तो वो निकल जाएगा। तो इस तरह से रिपीटेटिव करवाना बहुत ही जरूरी है यहाँ पे, और सेम कवल में भी करते हैं। अभी देखते हैं उसके हीन योग, अति योग, है ना। ये शायद नहीं देखा था, या जो भी है हम आज इसको डिटेल में देखेंगे। तो जो गंडूश या कवल जो कोई भी है, उसका हीन योग मतलब कि उसको मुंह में भर के रखना चाहिए था, नाक और मुंह से, नाक और आंख से पानी निकलने तक, यानी कि समझ लीजिए किसी के लिए वो 3 मिनट होगा, किसी के लिए 5 मिनट होगा, अलग अलग समय होगा। तो अगर उतना नहीं रखा, खास करके सुकुमार रोगी होते हैं, जो स्त्रियां होती है, तो उनको ऐसा होता है कि बहुत समय नहीं रख पाते, तो उसका हीन योग होता है। क्या होगा? कफ उत्क्लेश हो जाएगा, मतलब कि कफ, कफज रोग है, वहां पे अगर हमने शोधन के लिए यूज में लिया है, या किसी भी तरह के वात पित्त के रोग में भी अगर उसको लिया है और कम समय रख के छोड़ दिया है, तो फिर वहां पे कफ उत्क्लेश होगा। हीन योग होने पे, कम समय पे गंडूस बाहर निकाल देने पे, कवल बाहर निकाल देने पे, वहां पे जो कफ है वो बाहर निकलने के लिए तैयार, ऐसा मुंह में दिखेगा लेकिन बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि हमने ट्रीटमेंट जो है उसका समय कम लिया है। और दूसरा ये होगा कि रस ज्ञान अरुचि, यानी कि लॉस ऑफ टेस्ट, टेम्पररी। और ये सभी तरह के कवल गंडूस में नहीं होगा, है ना। जैसे कि कोई बोलेगा मैं तिल तेल का कवल गंडूस करता हूँ, तिल तेल का गंडूस करूंगा, और उसका हीन योग हुआ है, तो वहां पे ऐसा रस ज्ञान अरुचि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ दवाई ऐसी होती है, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ये बहुत बार देखने मिलता है कि रस ज्ञान अरुचि होता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है, लॉस ऑफ टेस्ट। वो शायद 5 मिनट में ठीक हो जाएगा, आधे घंटे में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सिम्टम देखने मिलता है। तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, यानी कि शाला के तंत्र में 4th ईयर में जब आप पेशेंट्स को ये करवाएंगे, तो आपको ये वहां पे ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट अगर जो मुंह में भर के रखा है उसको जल्दी से निकाल देता है, या ज्यादा समय नहीं करता है, फिर वो बोलेगा अभी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ स्वाद नहीं आ रहा है, उसके बाद तुरंत वो कुछ और पिएगा, तो वहां पे वो, उसको टेस्ट नहीं आएगा वगैरह चीजें, आपको ये सब ऑब्जर्वेशन आपका रहेगा उस समय पे 4th ईयर में। फिर है अति योग, है ना। तो बहुत ज्यादा समय तक ये गंडूश कवल कर दिया, अगर वहां पे हमारी औषधि पित्त प्रधान है, उष्णवीर्य औषधि है, तो मुखपाक हो जाएगा। अगर हमें वहां पे हमारी औषधि वात प्रधान है, सॉरी, रुक्ष है, जहाँ पे लेखन करने के लिए हमने उसको उपयोग किया है, तो वहां पे मुख शोष हो जाएगा। या फिर
तृष्णा और क्लम भी हो सकता है। अभी तृष्णा और क्लम जो है वो कैसे हो जाएगा, है ना? अगर बहुत ज्यादा समय तक हमने गंडूश किया, मतलब हमारी कैपेसिटी से ज्यादा समय तक, है ना, और वो कुछ लेखनीय द्रव्य होगा तो तृष्णा हो जाएगा। या फिर क्लम तो ऐसे ही वहाँ के जो हमारे ओरल कैविटी के जो मसल्स है उसकी थकावट के कारण ये सब हो जाएगा। और ये सारे के सारे अतियोग के जो लक्षण है वो सभी टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है कि उसको ऐसा हो जाएगा 5 दिन तक क्लम रहेगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ मिनट तक या फिर आधे घंटे तक इस तरह से उसको ये सब लक्षण देखने मिलेंगे। हाँ, लेकिन मुख पाक जो है वो ज्यादा दिन तक रहेगा, है ना, क्योंकि वो तुरंत हील नहीं होता। और उसको हम ये गंडूश या कवल का मिथ्या योग, अतियोग या फिर कॉम्प्लिकेशंस भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से वहां पे हमें अगर सही तरीके से गंडूश कवल नहीं किया तो इन सभी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और हो सकते हैं मतलब होते हैं, एक्चुअल में होते हैं, तभी तो यहाँ पे संहिताओं में लिखा रहता है कि सभी वैद्यों ने अनुभव किया रहेगा अपनी चिकित्सा में, प्रैक्टिस में, कि ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस देखने मिलते हैं। तो जब भी हम कवल गंडूस करने के लिए पेशेंट को बोलते हैं तो उसी समय पे इन सभी कॉम्प्लिकेशंस अगर हो गए तो उनको कैसे ट्रीट करना है वो भी हमें पहले से सीख के रखना है। और उसी के लिए आपका 1 साल का इंटर्नशिप होता है। तो गंडूश कवल की जो विधि देख रहे हैं उसके बाद हम उसके देख रहे हैं उदाहरण, है ना। तो जो स्नेहिक गंडूश है तो वहां पे हम तिल का कल्क यूज कर सकते हैं। अभी तिल का कल्क बनाना बहुत ही आसान है, आप कल्क कल्पना भी पढ़ चुके हैं। और तिल जो है वो भी आपके लिए पहचान वाला द्रव्य है ना। तो जो तिल है, तिल के बीज है, हम जो हमेशा किचन में इस्तेमाल करते हैं, उसका कल्क लेके फिर उसका हम गंडूश या कवल कर सकते हैं। अगर तिल का कल्क लेंगे और अगर गंडूश करना है, 1 मिनट आप होल्ड करिएगा। ठीक। हाँ, एक कॉल आया था बीच में, इसलिए ये कट हुआ था। ओके। तो जो स्नेहिक कंडूश है वहां पे अगर हमें, हम उसका उदाहरण लेते हैं कि तिल के कल्क का। तो जो तिल है उसका कल्क लेंगे और अगर हमें कवल करना है तो हम तिल का कल्क लेके डायरेक्टली कवल कर सकते हैं, यानी कि उसके साथ हमारा लाला स्राव जो है वो मिक्स होने के बाद हम उसको मुंह में मूवमेंट करवा सकते हैं। अगर कवल नहीं लेकिन गंडूश करना है तो वहां पे तिल के कल्क के साथ हम पानी या दूध मिला के, उतना क्वांटिटी में मिला के कि पूरा मुंह भर जाए, उतना मिला के फिर हम उसका गंडूश यानी कि धारण कर सकते हैं मुंह के अंदर। तो ये जो है एक बहुत ही सिंपल सी मेडिसिन है और हमारा याद रखने जैसा उदाहरण है कि स्नेहिक गंडूश के लिए। फिर एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, शहद का गंडूश, है ना, मधु का या हनी का गंडूश। तो सिर्फ शहद लेना है और काफी सारा, बहुत ज्यादा, पूरा मुंह भर जाए उतना सारा हनी। अक्सर हम ऐसा कभी करते नहीं है ना, लेकिन जब ट्रीटमेंट करनी होती है तो उस समय पे ये करते हैं। तो पूरा मुंह जो है हनी से भर जाए उतना मुंह भर के गंडूश को धारण करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा मुंह जो है वो क्लीन हो जाएगा। अल्सर्स अगर होंगे, मुखपाक होंगे तो वो हील हो जाएंगे। और कुछ पित्तज परेशानी होगी जैसे कि बर्निंग या थर्स्ट, तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो शहद जो है वो इतना अच्छा पित्त समन करता है और हीलिंग भी करता है ना। क्योंकि जो हमारा शहद होता है उसके अंदर लेखन और रोपण दोनों ही गुण उसके अंदर होते हैं। तो वो पित्त की परेशानियों को भी ठीक कर देगा और घाव जो है, मुख पाक जो है उसको भी ठीक कर देगा। तो ये एक उदाहरण हो गया तिल के कल्क का। दूसरा उदाहरण हो गया शहद का।
अभी इसके बाद तीसरा उदाहरण देखते हैं सिंपल घी का। अगर जो घी है अगर उसका हमें कंडूस करना है तो पूरा मुंह भर जाए ऐसा कंडूस भर के हम कर सकते हैं। और वो कहाँ पे यूज में आएगा? विषय रोग में, क्षार दग्ध में और अग्निदग्ध में। अभी क्षार दग्ध अग्निदग्ध कौन सा? ओरल कैविटी वाला है ना। हम गंडूश कर रहे हैं तो वहां पे मतलब कि पहले से हमने कहीं पे क्षार कल्पना का यूज किया है या फिर कोई अग्निकर्म किया है और उसका कॉम्प्लिकेशन हुआ है। क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ है? अति योग, यानी कि दग्ध हो गया है, जल गया है अग्नि या क्षार की वजह से। तो फिर हमें वहां पे मुंह के अंदर घी भर के रखना चाहिए। और उसी तरह से विष विकारों में भी। लेकिन विष विकारों में हमें सिर्फ घी का कंडूस करने से वो ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं समझना चाहिए। जो भी विष है उसका क्या भी प्रतिविष है, एंटीडोट क्या है, क्या ट्रीटमेंट है, उन सभी के अंदर करते हुए गंडूस सिर्फ एक पार्ट के तौर पे वहां पे अंदर होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे उसको लिया हुआ है। फिर एक और उदाहरण लेते हैं हम। दंत चाल है ना, जो हमारे दांत ऐसे होते हैं जो हिलते रहते हैं, जो मजबूत मसूड़ों के साथ जुड़े हुए नहीं होते। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल रेमेडी है और हमारे गंडूश धारण के अंदर आता है। वहां पे अगेन तिल तेल लेना है, यहाँ पे तिल कल्क के बदले, और साथ में थोड़ा सैंधव लेना है। तो तिल तेल लेके थोड़ा सैंधव उसमें ऐड करके फिर उसको पूरा मुंह भर जाए उतना भर के रखना है। तो वो जो भी शेकी टीथ होते हैं, यानी कि जो दांत है जो हिलते रहते हैं, जो अपने मसूड़ों के साथ जड़ से अच्छी तरह से जुड़े हुए नहीं है, तो वो वहां पे एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं। तो जो जिसके भी दांत हिलते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं है कि 5-6 साल की उम्र में जो दांत गिरते हैं वो वाले नहीं, बड़ी उम्र में है ना। तो अगर सड़े हुए दांत है तो उसके लिए त्रिफला या अलग चीजें बाद में करनी है। लेकिन सिर्फ एक है कि बहुत बार आप अगर आप किसी ने डेंटिस्ट के विजिट्स किए हैं तो उनको पता होगा कि वहां पे बहुत सारे ऐसे केसेस आपको देखने मिलते हैं। जैसे कि कोई बोलते हैं कि हमारे मसूड़े खुल गए हैं, है ना, पेड़ा खुल ही गया। या फिर डेंटिस्ट की जो उनका ब्रोशर होता है वहां पे भी लिखा होता है। तो वो लोग वहां पे अपनी अपनी ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में हम ये कर सकते हैं कि तिल का तेल इजीली अवेलेबल है, सैंधव इजीली अवेलेबल है, दोनों को लेके पेशेंट को कंडूश करने बोलना है। और इस तरह से हम दिन में 3 बार या 4 बार रिपीट करने के लिए बोलते हैं। तो वो 2 से 3 दिन में तो उसके जो जो कुछ भी दांत हिलते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो इतना जल्दी ही ये इफेक्ट करके हो जाता है। इतना जल्दी तो डेंटिस्ट की ट्रीटमेंट भी नहीं होती और हम आयुर्वेद से ये कर सकते हैं इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स की उपयोग करके। फिर एक उदाहरण है जो है मुख दाह नाशक गंडू। जो अगर मुंह में अगर जलन हो रही है तो उसका जो नाश करना है, तो वहां पे हमें इन सभी इंग्रेडिएंट्स को लेके फिर क्वांटिटी जो है यहाँ पे नहीं लिखी है, लेकिन ऐसा समझना चाहिए कि यहाँ पे दूध जो है उसकी क्वांटिटी, मधु जो है उसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। और उसके अंदर शर्करा, घृत, नीलोत्पल तिल या फिर तिल का क्षार हम वहां पे यूज करेंगे। तो जिसकी वजह से मुखदाह जो है, अगर मुंह में जलन हो रही है किसी कारणवश, किसी रोग की एक अवस्था में, तो उसको हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे ऐसा गंडूस धारण करके। तो ये इंग्रेडिएंट्स जो है आप याद रखिए, यहाँ पे घी, दूध, शहद, तीनों ही चीजें एक साथ है। साथ में शर्करा है, तो शर्करा से हमें उसका चूर्ण समझना चाहिए। शर्करा मतलब कि दड़ेली खांड ऐसा समझना चाहिए। और फिर उसके साथ नीलोत्पल तिल लेके उनका उन दोनों का कल्क लेके फिर वहां पे गंडूश विधि करनी चाहिए। एक और उदाहरण है, या फिर इस तरह से भी ये फेमस है इसलिए एग्जाम्पल पे हो सकता है 5 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। दार व्याधि गंडूश है ना। तो ये जो है आपको इसके इंग्रेडिएंट्स और करने की मेथड जो है वो याद रखिए। उपयोग कहाँ पे वो भी याद रखिए। उपयोग सबसे पहले हमने लिखा हुआ है इसका, त्रिदोषज मुखपाक में, मतलब कि मुखपाक माउथ अल्सर जो कुछ भी हुए हैं वो किसी भी दोष के कारण हुए हैं या तीनों दोष मिलके भी हुए हैं, तो वहां पे हम इसका उपयोग गंडूश, इस गंडूश का दारवी आदि गंडूश का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे दारू हरिद्रा, गड़ुची, त्रिफला, द्राक्षा, जाति पत्र और यवा, इन सभी को समान मात्रा में लेके क्वाथ बना लेते हैं। तो क्वाथ बनाने की जो नॉर्मल मेथड है ये आपको पता है ना, तो हम वहां पे डिटेल में नहीं जाएंगे। सभी का क्वाथ बना के फिर उसमें 1/6 पार्ट जो है हनी बाद में ऐड कर देते हैं। लेकिन हनी ऐड करते समय हमें हमेशा ख्याल रखना है कि हमारा क्वाथ ठंडा होने के बाद ही हमें वहां पे हनी ऐड करना है। हम शहद को गर्म नहीं करते, वो खराब हो जाता है। तो फिर इसलिए क्या करेंगे, 6 इंग्रेडिएंट्स लेके क्वाथ विधि से क्वाथ बना लेंगे। उसको ठंडा होने पर उसमें 1/6 पार्ट, यानी कि इन सभी के जितना ही, अगर हमने 20 ग्राम दारू हरिद्रा लिया है, 20 ग्राम गुड़ लिया है, तो लास्ट में हनी भी हमें 20 ग्राम ही लेना पड़ेगा।
1/6 पार्ट उसके जितना ही है, लेकिन वो जो है क्वाथ बनाने के बाद डालना है। तो इस तरह से लेके हम उसका गंडूश धारण करेंगे, काढ़े और शहद का गंडूश धारण करेंगे, तो वहां पे त्रिदोषज मुख पाक को हम ठीक कर पाएंगे। और अगेन इसको रिपीटेटिवली यूज करना है, एक ही बार धारण करने पे पूरा मुख पाक ठीक हो जाएगा ऐसा सभी केसेस में नहीं होता, तो हमें इसको रिपीट करेंगे तो ये त्रिदोषज मुख पाक को ठीक करेंगे। एक और उदाहरण है जो कि एक इंटरेस्टिंग उदाहरण है, कांजी। कांजी को लेके भी हम गंडूस कर सकते हैं। तो कांजी क्या है इसके बारे में आप काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, संधान कल्पना में है। और फिर भी अगर उसमें कुछ डाउट है कि वो क्या है कैसा होता है, तो फिर से हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। आपने बनाया भी है कांजी, है ना, प्रैक्टिकल में। वो उसके साथ हम सैंधव, त्रिकटु, राजी का, अद्रक, इन सभी को लेके कांजी बना देंगे। और फिर उसका कांजी का हम गंडूस धारण करेंगे कहाँ पे, मुख वैरस्य, मुख शोष और कफज मुख रोग, इन सभी में जब भी हमारा मुंह का जो स्वाद है वो बिगड़ जाता है, या ऐसा होता है कि कोई अच्छी टेस्टी चीज है या हमें खाने की इच्छा है, हमें पसंद भी है उसका स्वाद, लेकिन उसका अच्छा स्वाद नहीं आता, या फिर मुंह में ड्राइनेस हो जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में हमें कांजी का उपयोग करना चाहिए गंडूस धारण के लिए। और ये जो है कांजी जो है वो एक तरह का एसिड होता है, एसिटिक एसिड, तो वहां पे हमें संभाल के उसका उपयोग करना चाहिए। अगर हमें अच्छे से उपयोग करना आता है, दूसरे वैद्यों के पास सीखा हुआ है, तो निर्भय होकर कर सकते हैं इसका उपयोग। फिर एक और उपयोग, एक और उदाहरण हम लेते हैं जो कि है त्रिफला का। तो त्रिफला के कषाय का एक सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहला उदाहरण में बताया था, वो जो था वो दांत के अंदर सड़ा होता था उसके लिए था। अभी अगर हम उसको अकेला नहीं लेकिन उसके साथ शहद लेके उपयोग करते हैं, तो हम उसको रक्तपित्त रोग में भी उपयोग कर पाएंगे। तो रक्तपित्त में भी कौन सा, ऊर्ध्वग रक्तपित्त जो कोई भी है, तो वहां पे त्रिफला का कषाय और ठंडा होने के बाद उसमें शहद ऐड कर देते हैं, हम गंडूस धारण करेंगे, तो वो ऊर्ध्वग रक्तपित्त में या फिर दूसरे कफज रोगों में भी हम उसका उपयोग कर पाएंगे। एक और उदाहरण है मातुलुंग जो होता है उसके केशर का कवल। तो ये जो उदाहरण हमने लिया है स्पेसिफिकली कवल के लिए लिया है। तो ये कफवातज जो अरुचि होती है, अरुचि रोग में भी जो अगर कफवातज है, तो वहां पे हमें इस तरह के द्रव्य का उपयोग करना चाहिए। मातुलुंग जो है उसका केसर लेते हैं, और सैंधव लवण और कृष्ण मरीच, इन दोनों का चूर्ण उसके अंदर साथ में लेके मुंह में पेस्ट बना के रख देते हैं तीनों चीजों को। और बाद में उस कल्क को मुंह के अंदर रख के उसके अंदर लाला स्राव मिक्स होने देते हैं, सलाइवा मिक्स होने के बाद उसका कवल करते हैं, यानी कि गार्गलिंग कर लेते हैं। तो इन तीनों चीजों का कवल करने से हमारी अरुचि दूर होती है। और ऐसे भी आपको पता है ना, खट्टी और जो खारी चीज है उसको साथ में लेके मरीच जैसा त्रिदोष शामक द्रव्य साथ में लेने के बाद अरुचि ठीक हो ही जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल रेमेडी है कि मातुलुंग केसर को लेके, सैंधव और मरीच को लेके मुंह में रखना है, और बाद में उसका गार्गलिंग करना है, यानी कि कवल करना है। तो ये बहुत सारे उदाहरण हमने गंडूश के देखे, और एक उदाहरण हमने कवल का देखा, और उसी तरह से बहुत सारे कवल के उदाहरण या गार्गलिंग के उदाहरण हम देख सकते हैं। जितने गंडूश के उदाहरण देखे उन सभी में भी हम अगर जरूरत पड़े तो जरूरत पड़ने पर गंडूश के बदले कवल करवा सकते हैं। तो वो तो सारा गंडूश और कवल के बारे में हो गया। फिर हमारी तीसरी जो भैषज कल्पना है, तीसरी कल्पना आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक पार्ट में जो है वो देखेंगे, जिसका नाम है प्रतिसारण। तो प्रतिसारण, प्रतिसारण होता क्या है ना, तो आप जो डेली यूज करते हैं वही होता है प्रतिसारण की। जो हम दवाई होती है उसका लोकल एप्लीकेशन, उंगली की मदद से या ब्रश की मदद से, है ना, मतलब जो भी दवाई है, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो, चाहे वो कल्क या पेस्ट फॉर्म में हो, रसक्रिया हो, चूर्ण हो, कोई भी फॉर्म में हो, उसको हाथ में लेके फिर वहां पे जहां पे प्रॉब्लम हुआ है वहां पे लगा देना है या फिर घिसना है, तो उसको प्रतिसारण बोलेंगे। अक्सर हम उसको वहां पे लगा के रख देते हैं। तो गंडूश और कवल में क्या था, मुख रोग कंठ रोग को दूर करने के लिए या तो बहुत सारी दवाई को मुंह में भर के रखना था वो कंडूश, या फिर मुंह के अंदर उसको गार्गलिंग करना था, कोगड़ा करना था, तो वो कवल था। अभी उन दोनों से थोड़ा अलग ऐसा दवाई को यूज करना है, तो वहां पे कैसा है, जो कोई भी दवाई जिस किसी भी फॉर्म में है उसको पूरे मुंह में नहीं,
लेकिन मुंह में जहाँ पे हमें उसका ट्रीटमेंट करना है लोकली, वहां पे उस दवाई को लगा देना है। तो अगर वो दांत में हो सकता है, वो जीभ के ऊपर, जीभ के नीचे, या फिर हमारे ओरल कैविटी की अंदर की कोई भी स्किन में ये हो सकता है। तो उसके बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, वो भी देखेंगे। और जो दवाई होगी वो कौन से फॉर्म में होगी, तो वो चूर्ण हो सकती है, वो या फिर अवलेह या रसक्रिया या फिर कल्क, मतलब कि बहुत सारे फॉर्म में ये हो सकती है। लेकिन एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी यहाँ पे, वो जो दवाई है लिक्विड फॉर्म में नहीं है, सॉलिड है या सेमी सॉलिड है, क्योंकि हमें उसको वहां पे लगा के रख देना है। इसलिए हम ऐसा उसका उपयोग करेंगे। अगर लिक्विड होगी तो वो तिल के तेल जैसी होगी, जिसको हम मसूड़े पे घिसने के ऊपर उपयोग करेंगे, तो वो वैसी हो सकती है लिक्विड फॉर्म में। तो कुछ उदाहरण उसके देखेंगे, जैसे कि गंडूस और कवल में जितने भी उदाहरण हैं, उन सभी औषधियों के ऐसे सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म बना के हम उसका उपयोग प्रतिसारण के लिए कर सकते हैं। जैसे गंडूस के अंदर हमने एक उदाहरण देखा था कि तिल तेल और सैंधव, है ना, उसका गंडूस धारण करने से दंत चाल ठीक होता है, जो शेकी टीथ होते हैं, जो दांत हिलते हैं। तो सेम हम कर सकते हैं मसूड़ों को मजबूत बनाने के लिए, कि तिल तेल को उंगली पे लेके मसूड़ों पे रोज घिसना है, तो वो कर सकते हैं। त्रिफला के कषाय का हमने जो गंडूस धारण करने के लिए बताया, कि जहाँ पे दांत सड़ा हुआ है वहां पे त्रिफला के कषाय का गंडूस धारण करेंगे। तो सेम हम कर सकते हैं कि त्रिफला का चूर्ण लेके या त्रिफला का कल्क लेके, जहाँ पे दांत सड़ा हुआ है वहीं पे डायरेक्टली उसी के ऊपर लगा देंगे, दांत के ऊपर जो सड़ा है वहीं पे, तो वो प्रतिसारण हो गया। तो अगेन उसी ड्रग का सिर्फ फॉर्म चेंज करके हम ऐसी ऐसी कंडीशंस में प्रतिसारण कर पाएंगे। लेकिन हमें ख्याल क्या रखना है कि जब पूरी ओरल कैविटी में असर करना होता है या कुछ सिस्टमिक एक्शन करवाना होता है, तो हम वहाँ पे गंडूस और कवल बेनिफिशियल होगा। वो बहुत एक छोटे एरिया में लोकल इफेक्ट करवाना है, तो वहाँ पे प्रतिसारण जो है वो हमें यूजफुल हो जाएगा। तो उसके कुछ उदाहरण है, जैसा पहला है कुष्ठ आदि प्रतिसारण। तो वहाँ पे कुष्ठ और कुष्ठ के जैसे कुछ अन्य वनस्पति, कुष्ठ यानी कि क्या है, गुजराती में जिसको बोलते हैं कठ या फिर उपलेट, तो वो जो है वनस्पति, उसके साथ दूसरे भी कुछ द्रव्य है, उसको लेके हम उपयोग करेंगे प्रतिसारण के लिए। तो वो दंत पीड़ा, शोथ, दाह और मुखगत रक्तस्राव, इन सभी में उपयोग में आ जाएगा। यानी कि मुंह के अंदर से कहीं से कुछ घाव पड़ा है, खून निकल रहा है, या फिर दांत में दर्द हो रहा है, मसूड़े में सूजन हुई है, या फिर मुंह में जलन हो रही है, तो इन सभी अवस्थाओं में हमें इन इंग्रेडिएंट्स को ले लेना है। कुष्ठ, दारू, हरिद्रा, मंजिष्ठा, पाठा, कटोकी, हरिद्रा, बला, मुस्ता, लोद्र, इन सभी को लेके बाद में हम उसका चूर्ण को साथ में ले सकते हैं या कल्क को ले सकते हैं, और फिर वहां पे लगा देंगे। अगर दंत पीड़ा है तो दांत में और मसूड़े पे लगाएंगे, शोथ है तो वहां पे मसूड़े में या फिर ओरल कैविटी की स्किन पे लगाएंगे, दाह है तो उस एरिया में, रक्तस्राव जहाँ पे हुआ है उस एरिया में, तो इसका चूर्ण या कल्क जो है हम वहां पे लगा देंगे। अगर जो रोगी है उसकी स्किन, ओरल कैविटी के जो अंदर का भाग है वो उसमें रुक्षता है, तो फिर हम कल्क लगाएंगे। अगर रुक्षता नहीं है तो फिर हम चूर्ण भी लगा देंगे, इन सभी का मिक्स करके। तो इस तरह से प्रतिसारण हो पाएगा वहां पे, और इन इन रोगों को हम इस दवाई के कॉम्बिनेशन से ठीक कर सकते हैं। फिर एक उदाहरण लेते हैं जो हमारी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा उपयोग में आता है। आप जिन जिन वैद्यों के पास सीखेंगे, सीख रहे हैं या आगे जाके सीखेंगे प्रैक्टिकली क्लिनिक में बैठ के, तो ये जो इरी मेदादी तेल है वो बहुत ज्यादा उपयोग में आता है, तो उसे भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है। तो जो इरी मेदादी तेल है, आप जो तेल पाक विधि या स्नेह पाक विधि जो पढ़े हैं उसी के अनुसार बनाते हैं वहां पे, लेकिन जो क्वांटिटी है वो उसमें जो रेफरेंस में दी है उसके अनुसार हमें लेनी है। यानी कि इरीमेद जो है तो उसका यवकुट चूर्ण कर लेते हैं 100 पल की मात्रा में, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। पानी एक द्रोण लेके काढ़ा बनाते हैं, और तिल तेज जो है आधा अड़क लेके तेल पाक करने के लिए बनाते हैं। लेकिन अकेला इरीमेद नहीं है यहाँ पे, है ना, इरीमेद आदि तेल है, तो कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी है और वो बहुत सारे हैं। तो इन सभी इंग्रेडिएंट्स पे का हमें कल्क लेना होता है, एक एक कर्ष मात्रा में सभी को लेके फिर उसका कल्क द्रव्य बना लेते हैं। तो उसके अंदर फिर से एक बार एरीमेद की त्वक आती है, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है ना, जैसे कि लवंग, गैरिक, अगरू, लोद्र, खदीर सार, लाक्षा, त्वक, मुस्ता, कटपल, तो इतने सारे और भी बहुत सारे हैं, मैं सभी नाम नहीं बोल रहा हूँ।
तो अगर हो सकते हैं तो आप इसका श्लोक बाय हार्ट करिएगा, या फिर एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि इरिमेद के अलावा और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है जिसका कल्क बनाना होता है, इरिमेद का काढ़ा बनाना होता है, ये प्रोपोर्शन होता है। और वहां पे हमें तेल पाक के लिए ये तिल तेल जो है हाफ अड़क मात्रा में लेके तेल पाक करते हैं। और कल्क द्रव्य बहुत सारे हैं जिसका प्रमाण 1 कश ईच है। तो इस तरह से पका के स्नेह पाक विधि से इरिमेदादी तेल बना लेते हैं। और उस इरिमेदादी तेल जो है उसका हम उपयोग प्रतिसारण के तौर पे भी करते हैं, या फिर गंडूशकोल के लिए भी करते हैं। फिर यहाँ पे ना हमारा गंडूश कवल और प्रतिसारण, इसका इंट्रोडक्शन हमने सब देख लिया, या फिर उसके टाइप्स और उसका यूज इंडिकेशंस वो चीजें भी देख ली। आगे शुरू करते हैं हमारा मॉडर्न जो कुछ भी फार्मास्यूटिकल पार्ट है वो। तो उसके अंदर हमारे अंदर सिलेबस में 3 चीजें हैं: टूथपेस्ट, टूथ पाउडर और माउथ वॉश। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है ओरल केविटी में ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम ये 3 चीजों के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये फोटो रखा हुआ है ना। तो इस तरह की अनेक होंगी। ये तो फोटो है अपोलो का, या फिर अपोलो फार्मेसी की जो टूथपेस्ट आती है उसका। और भी डाबर की, पतंजलि की, और भी ढेर सारी आयुर्वेदिक टूथपेस्ट मिलती है। मैंने ये फोटो सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे आयुर्वेदिक ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है इसलिए। तो ऐसी बहुत सारी आयुर्वेदिक टूथपेस्ट मिलती है। तो उसके अंदर आयुर्वेद कितना होता है, या फिर आयुर्वेद तो नहीं लेकिन हर्ब्स कितनी होती है, वनस्पतियां कितनी होती है, उसका प्रमाण कितना होता है, वो भी एक जानने जैसी चीज है। वो आज हम देखेंगे। और वनस्पतियों को छोड़ के इसके अंदर भी केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। टूथपेस्ट बनाने के लिए ही वो जरूरी है। तो वो कौन कौन से होते हैं, कितने कितने होते हैं, वो सारी चीजें भी देखेंगे आज। तो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट ये अभी के समय में तो कोई नई चीज नहीं है। अगर आज से 20 साल पहले की बात होती तो उस समय पे शायद वो नई चीज होती। 2020 में नहीं, लेकिन 2000 के साल टूथपेस्ट बहुत सारी होती थी, आयुर्वेदिक बहुत कम होती थी। जैसे कि वो एक डाबर लाल, डाबर मेसवाक आता है, या फिर विको का आता है। तो वो उस समय में वो पॉपुलर था। आज के समय में तो अनेकों टूथपेस्ट आयुर्वेद के नाम पे बिकती है। तो टूथपेस्ट जो होती है उसके इंग्रेडिएंट्स हम सबसे पहले देखेंगे। अभी यहाँ पे ये आयुर्वेदिक टूथपेस्ट के बारे में नहीं है, ये है सिर्फ टूथपेस्ट के बारे में। तो सिर्फ टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स हम देखते हैं, और फिर उसमें आयुर्वेद कैसे जोड़ देते हैं वो भी समझेंगे। तो टूथपेस्ट जो है वो पेस्ट होता है ना, यानी कि एक सेमी सॉलिड फॉर्म होता है। तो ऐसा सेमी सॉलिड फॉर्म बनाने के लिए, एक तो उसका फॉर्म बनाने के लिए, ऐसा फॉर्म बनाने के लिए तो वहां पे बहुत सारे, जो लास्ट में लिखा हुआ है मिसेलेनियस कंपोनेंट्स, वो होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो देखेंगे। उसके साथ काफी सारा पानी होता है। तो टूथपेस्ट की जैसी कंसिस्टेंसी उसके अनुसार उसमें 20 से 40-42% तक पानी मिलाया जाता है, मतलब कि उसका सेमी सॉलिड कंपोनेंट, सेमी सॉलिड फॉर्म बनाने के लिए। तो कुछ टूथपेस्ट आप देखेंगे जिसमें वो बहुत ही गाढ़ी होती है ना। मतलब कि तुरंत ही हम उसको छूने पे ही पता कर सकते हैं कि ये जो टूथपेस्ट जो है वो सॉलिड की तरफ बहुत ज्यादा जाती है, सेमी सॉलिड की तरफ तो उसका फॉर्म जो है वो कम होता है। तो वहां पे पानी का प्रोपोर्शन कम होगा, या फिर उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होंगे जैसे कि गैरिक डाला हुआ रहेगा, है ना, जो ये लाल टूथपेस्ट में होता है सभी जगह पे। तो वृक्ष द्रव्य कुछ ज्यादा रहेंगे वहां पे। तो वो सब होते हैं। उसके साथ एब्रेसिव्स होते हैं, फ्लोराइड होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं। अभी डिटर्जेंट क्या है ना, यहाँ पे निरमा व्हील ऐसा नहीं रहेगा। डिटर्जेंट यानी कि साफ करने वाली चीज, जो केमिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो सब देखेंगे। और उसके साथ साथ इसमें क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। तो बहुत सारी टूथपेस्ट में होते हैं एंटीबैक्टीरियल जो केमिकल होते हैं, या मेडिसिन होती है। फिर फ्लेवर्स होते हैं, तो फ्लेवर डालने के लिए भी बहुत सारे केमिकल इसमें ऐड किए हुए रहते हैं। और रीमिनरलाइजेशन होता है, यानी कि कौन क्या है, जैसे कि ऐड करते हैं ना कि हमारी टूथपेस्ट के अंदर कैल्शियम है, हमारी टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड है ना। तो वो सारी चीजें इसके अंदर होती है जो हमारे दांतों के एनिमल को फिर से बिल्डअप करने में मदद करती है। तो उन सभी के बारे में प्रोपोर्शन एटसेट्रा सब चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स जितने देख रहे हैं उसमें पानी के बारे में आपको पता है ना। तो दूसरा देखते हैं एब्रेसिव। तो एब्रेसिव जो है वो क्या होता है। तो किसी भी टूथपेस्ट में जो पानी हमने देखा 20% से लेकर 40% तक होता है। उसके बाद सबसे बड़ा कंपोनेंट जो होता है वो होता है एब्रेसिव। तो एब्रेसिव बहुत सारे अलग अलग तरह के केमिकल होते हैं
उनको एब्रेसिव तौर पे जाना जाता है। और एब्रेसिव करता क्या है? एब्रेसिव जो है वो हमारे मुंह में, दांतों के बीच में, मसूड़ों के पास जहाँ पे कहीं पे प्लेक होता है उसको निकालने में मदद करता है। यानी कि दांत के बीच में कुछ फंसा हुआ है ना, जो सड़ा हुआ है, वहां पे कैविटीज हुई है, अगर वहां पे कहीं पे प्लेक है, जो सड़ा हुआ चीज है, अगर वो वहां पे है तो उसको निकालने का काम करता है। उसको एब्रेसिव कहा जाता है। इन सभी केमिकल्स को एब्रेसिव कहा जाता है। तो ऐसे कौन कौन से केमिकल हो सकते हैं? तो उसके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन फोस्फेट, या फिर अलग अलग तरह के सिलिका, जियोलाइट्स, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सीपेटाइट और पाउडर्ड माइका, इन सभी चीजों में से अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन अलग अलग टूथपेस्ट में होते हैं। कुछ कुछ टूथपेस्ट में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, कुछ में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इस तरह से होता है, या फिर कॉम्बिनेशन भी होता है। तो प्लेक को रिमूव करने के लिए इनका उपयोग लिया जाता है। और ये जो है ना, प्लेक को तो रिमूव कर देते हैं, है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे प्लेक है वहां पे ही टूथपेस्ट लगाएंगे। लेकिन टूथपेस्ट का असर तो जो हमारा डेंटल एनिमल है, जो नॉर्मल है, वहां पे भी इसका असर हो जाएगा, है ना। तो यही एब्रेसिव जो है वो ही पॉलिशिंग एजेंट्स का काम भी करते हैं। यानी कि दांत के ऊपर का जो एनिमल है उसका एक बहुत ही पतला लेयर भी ये रिमूव कर देते हैं। ये सिर्फ प्लेक को रिमूव नहीं करते, दांत के ऊपर का एक बहुत सी पतला सा जो एनिमल का लेयर है उसको भी रिमूव कर देते हैं। तो ये एनिमल इरोजन भी करते हैं। तो एनिमल इरोजन, एनिमल जो है उसको ऊपर से वो स्क्रैप कर देते हैं। भले ही वो एक माइक्रोमीटर जितना हो, लेकिन उसको स्क्रैपिंग कर देते हैं। और उसका ऐसा एक्शन जानने मिला है। तो उसका अलग से भी उपयोग होता है, जिसको हम पॉलिशिंग एक्शन बोलते हैं। तो जहाँ पे पॉलिश, दांत को पॉलिश किया जाता है, यानी कि किसी के दांत अगर पीले हो गए हैं या फिर दूसरे खराब रंग के हो गए हैं, तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, इन्हीं केमिकल्स को वहां पे लगाने के लिए बोलते हैं, या फिर लगा के जो ब्रेसिस पहनने होते हैं अ, उसको वहां पे पहना देते हैं। तो वहां पे क्या होता है, पॉलिशिंग एक्शन हो जाता है। एनिमल जो है ऊपर का एक लेयर, माइक्रोमीटर में कुछ एक लेयर निकल जाता है, तो अंदर का जो है एकदम सफेद लेयर दिखेगा। या फिर डेंटिस्ट के पास आप गए होंगे, आपने ब्रोशर देखा होगा, तो वहां पे लिखा होता है ना, दांत साफ करने की ट्रीटमेंट यहाँ पे की जाती है। तो यही सारे केमिकल्स, यही सारी मेडिसिन वो यूज करते हैं। ये सब मॉडर्न मेडिसिन है, तो इन्हीं का वो यूज करते हैं पॉलिशिंग में। फिर एब्रेसिव के बाद हम देखते हैं जो है दूसरा जो कंपोनेंट है वो है फ्लोराइड। तो वो जो है मोस्ट पॉपुलर एक्टिव इंग्रेडिएंट रहा है पहले से ही, बहुत सालों से ही, बहुत दशकों से ही। तो फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट बहुत सारी होती है, ऑलमोस्ट सभी टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता ही है। और ये फ्लोराइड जो है वो काम क्या करता है, ये कैविटीज को प्रिवेंट करता है। यानी कि अगर दांतों में कैविटीज बन जाती है तो वो ना बने, है ना, दांतों के अंदर कैविटीज ना बने, उसका प्रिवेंशन करता है ये फ्लोराइड जो है। तो ये जो है फ्लोराइड डालना जरूरी क्यों रहा? क्योंकि उसके अंदर हमने एब्रेसिव डाला हुआ है। एब्रेसिव डाला हुआ है जो दांत के इनेमल को थोड़ा नुकसान पहुंचाता है, तो उसकी भरपाई भी करनी होगी, इसलिए वहां पे फ्लोराइड ऐड कर देते हैं। तो फ्लोराइड ऐड करने से क्या होगा, वहां पे जो डेंटल एनिमल है वो बेहतर बनने लगता है। तो उसके अंदर बहुत सारे फ्लोराइड हो सकते हैं।
आप सभी को अभी ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है या नहीं? आप चैट में बताइए। जो स्लाइड्स है वो दिख रही है या नहीं? ओके, स्लाइड्स नहीं दिख रही ना, मैं करता हूँ फिर से एक बार। और अभी ये मैं स्लाइड्स को फिर से शेयर कर रहा हूँ, तब तक अभी तक जो मैंने बोला समझाया, उसमें कुछ समझ बताइएगा। जो कुछ भी समझ में नहीं आया वो पूछिए आप चैट में, तब तक मैं ये स्लाइड शेयर करता हूँ। ओके। अब आपको ये स्लाइड्स दिख रही है ना, फ्लोराइड वाली स्लाइड? ओके, ठीक है। तो इस तरह से फ्लोराइड जो है, इस केमिकल का उपयोग बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है, जो कि 1000 से 1450 ppm इतने कम मात्रा में किया जाता है, और उतने कम मात्रा में ही वो अपना काम, कैविटीज जो है उसको प्रिवेंशन करने का काम करता है। फिर आगे एक ये उस दूसरा फोटो मैंने डाल दिया है ना। अभी ये शायद आपको इसमें पढ़ पाएंगे या नहीं, लेकिन जहाँ पे ये जो सुदांता है ना, श्री श्री आयुर्वेद का, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी का टूथपेस्ट है, तो ये एक ऐसा उदाहरण लिया है कि जो उस टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड नहीं डालते हैं। वो लिखते हैं ऊपर, जहाँ पे सुदंता का एस लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा है जीएमपी अप्रूव्ड, और जीएमपी अप्रूव्ड के नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है नॉन फ्लोराइड, 100% वेजिटेरियन। तो वो अपनी एडवर्टाइज करने के लिए दो चीजें वहां पे दिखाते हैं। एक तो हमारा टूथपेस्ट 100% वेजिटेरियन है, उसमें नॉन वेज इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले हुए हैं, और दूसरा नॉन फ्लोराइड है, तो उसमें उन्होंने फ्लोराइड ऐड नहीं किया है। अभी क्यों ऐसा ऐसा ये सुदांता एक है, और उसके अलावा दूसरे भी कुछ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो ऐसा ऐड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपना। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जो एब्रेसिव जो है, एब्रेसिव के तौर पे इन सभी केमिकल्स को इस्तेमाल नहीं किया होगा, या बहुत ही कम मात्रा में किया होगा कि हमें उनको फ्लोराइड यूज करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और दूसरा कि कुछ ऐसे रिसर्च भी सामने आए हैं, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी आए हैं कि जो फ्लोराइड जो है वो भी कुछ नुकसान करता है, ऐसे रिसर्च भी आए हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, एब्रेसिव के तौर पे भी वो हर्ब्स का उपयोग करते हैं। एक प्लेग को रिमूव करने के लिए कुछ वनस्पति भी उपयोगी है, तो वहां पे उनका उपयोग कर लेते हैं, फ्लोराइड का उपयोग करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए वो बोलते हैं कि हमारा टूथपेस्ट जो है वो फ्लोराइड फ्री है, इसके अंदर फ्लोराइड, नॉन फ्लोराइड या फ्लोराइड नहीं है। और ये जो है, यहाँ पे एब्रेसिव के अंदर जो है ना, जैसे कि एक एब्रेसिव है कैल्शियम कार्बोनेट, वो हमेशा वेजिटेरियन सोर्स में नहीं होता, है ना। अ, किसी भी बहुत सारे पशु जो होते हैं, प्राणी जो होते हैं, उनकी हड्डियों से लिया जाता है ये, है ना। तो वो जो है नॉनवेज सोर्स होता है, तो वो लोग इनका इस्तेमाल नहीं करते, और वो बोलते हैं कि ये 100% वेजिटेरियन टूथपेस्ट है, तो ऐसा भी हो सकता है। फिर तीसरा हम इसका इंग्रेडिएंट देखेंगे, टूथपेस्ट का इंग्रेडिएंट, वो जो है डिटर्जेंट, है ना। तो डिटर्जेंट या फिर उसको सर्फेक्टेंट भी बोल सकते हैं। तो डिटर्जेंट जो है, उसके अंदर एक चीज आपने कॉमन, अपने घर में जो डिटर्जेंट यूज करते हैं उसके अंदर भी एक चीज आपने बहुत ही कॉमन देखी होगी। किसका माइक शुरू है वो बंद कर दीजिएगा। तो डिटर्जेंट के अंदर एक चीज आपने बहुत ही कॉमन देखी होगी, है ना, घर में जो कपड़े के लिए जो डिटर्जेंट यूज करते हैं उसमें भी, कि उसके अंदर जो है झाग होते हैं, फीणा, है ना, जिसमें गुजराती में हम बोलते हैं फीणा થાય છે, वो चीजें डिटर्जेंट के अंदर होती है। तो वही सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी होती है, और टूथपेस्ट में भी ये होता है ना। टूथपेस्ट हम मुंह में करते हैं, तो वहां पे टूथपेस्ट में भी झाग उत्पन्न होता है, या मुंह में वो फैलने के लिए वो बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए उसको डिटर्जेंट या फिर सर्फेक्टेंट ऐसा उसका नाम है। वो जो हमारा टूथपेस्ट जो है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन सेमी सॉलिड मुंह में अंदर डालने के बाद ब्रश करने के समय पे क्या होना चाहिए, उसका फॉर्म चेंज होना चाहिए। वो ऐसा सेमी सॉलिड का सेमी सॉलिड मुंह के अंदर रहेगा तो कुछ नहीं होगा, है ना। बाद में वो फोमिंग होना चाहिए, वहां पे फोम या फिर फेन बहुत सारे उत्पन्न होने चाहिए, और पूरी ओरल केविटी के हर एक छोटे से छोटे एरिया में वो वहां पे पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए वहां पे एक बहुत ही पॉपुलर इंग्रेडिएंट है सोडियम लोरिल सल्फेट, है ना। तो ये केमिकल नाम याद रखिए, सोडियम लोरिल सल्फेट।
उसका उपयोग करते हैं, या उसके जैसे और भी बहुत सारे सर्फेक्टेंट्स का उपयोग करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक फोमिंग एजेंट है। फोमिंग एजेंट है यानी कि जो पेस्ट फॉर्म में है, उस पेस्ट फॉर्म में से उसका फॉर्म कन्वर्ट करके पूरे मुंह के अंदर ओरल कैविटी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए टूथपेस्ट पूरे मुंह में। तो ऐसा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करवाने के लिए ये डिटर्जेंट जो है उसका उपयोग करता है, और जो है क्लींजिंग पावर भी बढ़ाता है। नहीं तो टूथपेस्ट हम जहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे घिसेंगे, वहीं पे सिर्फ असर करेगा, ऐसा नहीं, पूरे मुंह में सब जगह पे असर करना चाहिए। तो उसका जो क्लींजिंग पावर है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो इसके लिए वहां पे सोडियम लोरिल सल्फेट ऐड किया जाता है। फिर कुछ एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स, तो ये जो है सभी टूथपेस्ट में नहीं होते हैं ना, जो मेडिसिनल टूथपेस्ट होती है उसमें होते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा वैशेज्य कल्पना यानी कि मेडिसिन की बात तो इसमें होगी ही। तो यहाँ पे कुछ टूथपेस्ट ऐसे होंगे ना, जैसे कि कुछ ऐड आता है जो सेंसिटिविटी के लिए यूज में आता है, या एंटीबैक्टीरियल यूज में आता है, तो मुंह में भी इन्फेक्शन हो सकता है बहुत तरह का। तो वहां पे ट्राइक्लोसान या जिंक क्लोराइड या इसके जैसे कुछ एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स भी ऐड किए जाते हैं, तो जो जिंजीवाइटिस को प्रिवेंट करते हैं। तो इस तरह के कुछ एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स भी वहां पे बहुत ही कम मात्रा में, मतलब उनकी जरूरी मात्रा में ऐड किए जाते हैं। फिर होते हैं फ्लेवरेंट्स, है ना। तो फ्लेवर तो बहुत सारे हो सकते हैं टूथपेस्ट का, है ना, क्लोजअप का कुछ अलग फ्लेवर होगा, या ये जो डाबर का आता है उसमें ये लौंग का, लविंग का, या मेसवाक है तो मेसवाक का फ्लेवर होगा। या बहुत सारे फ्लेवर्स हो सकते हैं। लेकिन बेसिकली जब टूथपेस्ट बनाना शुरू हुआ आज से कई दशकों पहले, तो वहां पे तीन कॉमन फ्लेवरेंट यूज किए जाते थे। वो कौन से थे? पेपरमेंट, स्पीयरमेंट और विंटर ग्रीन। तो ये तीन ही फ्लेवर्स हुआ करते थे। और अभी तो बहुत सारे फ्लेवर्स हो सकते हैं ना, जैसे कि नीम फ्लेवर, जिंजर फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर, आइसक्रीम के जितने भी फ्लेवर है पकड़ लीजिए, है ना। अभी तो बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है और टूथपेस्ट में डाल के यूज किए जाते हैं। तो इस तरह से एप्रिकॉट या बबल गम, सिनेमन, फनेल यानी कि वरियाड़ी, या फिर लेवेंडर, ऑरेंज, या फिर पाइन, या फिर और भी बहुत सारे हो सकते हैं फ्लेवर्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो आप नाम सेम होने की वजह से फ्लेवरेंट्स और फूमिंग एजेंट्स, है ना, फूमिंग एजेंट्स यानी कि सर्फेक्टेंट्स, उनमें कंफ्यूज मत होना। फ्लेवरेंट जो है वो फ्लेवर देने के लिए है, और फूमिंग एजेंट जो है वो डिटर्जेंट होते हैं। फिर एक है रीमिनरलाइजर, है ना, जो मिनरल्स होते हैं उसको वापस वहां पे स्थापित करने के लिए। तो वहां पे कौन से केमिकल्स यूज किए जाते हैं? तो वहां पे हाइड्रोक्सीपेटाइट, उसके नैनो क्रिस्टल्स, या फिर कैल्शियम फोस्फेट्स, उसको यूज किया जाता है। तो जिसकी वजह से दांत जो है उसके अंदर मिनरल्स जो है जो कुछ भी कम हो जाए, मसूड़ों के अंदर जो कुछ भी मिनरल्स है वो कम हो जाए, तो वो वहां पे वापस आ जाते हैं अपनी जगह पे, यानी कि एनिमल जो है उसका रीफॉर्मेशन हो जाता है। एब्रेसिव की वजह से उसको जो कुछ भी नुकसान हुआ है वो ठीक करने के लिए उसके अंदर अलग अलग तरह के फ्लोराइड्स और हाइड्रोक्सीपेटाइट नैनो क्रिस्टल्स, कैल्शियम फोस्फेट्स, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स यानी कि फ्लोराइड्स और रीमिनरलाइजर्स डाले जाते हैं। तो एब्रेसिव की वजह से हुआ जो नुकसान है वो एनिमल का रिफॉर्मेशन हो जाता है वहां पे। तो ये भी एक इंग्रेडिएंट होता है। और लास्ट में हमने रखा था मिसेलेनियस कंपोनेंट्स। तो और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट टूथपेस्ट के अंदर होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? जैसे कि ग्लाइकोल, सॉर्बिटोल, xylitol, है ना। तो ये जो ब्लू कलर में लिखे हैं वो सभी इसलिए होते हैं कि वहां पे जो टूथपेस्ट जो है वो सूख ना जाए। वैसे टूथपेस्ट खराब होती है, अगर वैसे आपने देखा नहीं होगा शायद किसी टूथपेस्ट को रख के, लेकिन देखेंगे तो पता चलेगा। टूथपेस्ट में एक्सपायरी डेट लिखी होती है 2 साल की या 1 साल की या जो कुछ भी है। आप उसको रख दीजिए, है ना, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कभी ऑब्जर्व करिए टूथपेस्ट को रख के, तो वो थोड़ी सूखी हो जाएगी, हो ही जाएगी। हालांकि उसमें ग्लाइकोल, सॉर्बिटोल, xylitol सब डाला हुआ रहता है, फिर भी वो अपना जो वाटर कंटेंट जो है 20%, 40%, जो कुछ भी वाटर कंटेंट है वो धीरे धीरे वहां पे खत्म होने लगता है, वो छोड़ने लगती है। और वो क्या होगा कि वो हो जाएगी, पाउडर फॉर्म में आ जाएगी वापस, है ना। पानी तो पानी एक जगह पे कितनी देर टिकेगा? वो नहीं टिकता। इसलिए ऐसा ना हो जाए, पानी जो है वहां पे टिका रहे, उसके लिए ग्लाइकोल, सॉर्बिटॉल या xylitol जैसे इंग्रेडिएंट्स वहां पे कंपोनेंट्स डाले जाते हैं। और ये सब डालने के, इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद भी वो कुछ समय के बाद तो फिर से उसकी कंसिस्टेंसी पेस्ट फॉर्म नहीं रहती, वो ड्राइनेस उसमें आ ही जाती है। इसीलिए हम फ्रेश टूथपेस्ट जिसकी एक्सपायरी डेट ना चली गई हो वैसी यूज करते हैं। और फिर ये है हाइपर सेंसिटिविटी के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, है ना।
कि अगर कोई डेंटिनल हाइपर सेंसिटिविटी है, तो जैसे कि सेंसोडाइन नाम से टूथपेस्ट आता है ना, और भी दूसरे भी आते हैं, तो वहां पे आर्जिनिन ऐड किया हुआ रहता है, या फिर कैल्शियम सोडियम फोस्फोसिलिकेट यूज किया हुआ रहता है। तो कैल्शियम सोडियम फोस्फोसिलिकेट, CSPS या फिर आर्जिनिन, इनको भी एज एन इंग्रेडिएंट लिया जाता है। तो ये क्या करता है, वहां पे जो कोई भी अगर डेंटल एनिमल ये वहां से निकल गया है, किसी ने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाई है, तो भी खुला हुआ रहेगा, है ना, वहां पे जो नस जो है वो खुली हुई रहेगी। जो अगर नर्व एंडिंग्स जो है अगर वो खुल गए हैं, तो फिर वहां पे सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस सेंसिटिविटी को बंद करने के लिए या फिर उसमें थोड़ा आराम दिलाने के लिए वहां पे आर्जिनिन और कैल्शियम सोडियम फोस्फोसिलिकेट ऐड किए जाते हैं। तो इन सभी इंग्रेडिएंट्स का आप नाम जितना हो सके याद रखने की कोशिश करिए कि मिसलेनियस भी कौन कौन से होते हैं। फिर इन सभी टूथपेस्ट, मॉडर्न टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स को साथ में सभी को देख लेने के बाद हम उसमें एक ऐड करते हैं, वो होता है आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स, है ना। तो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स जो है उसके अंदर एक्सट्रैक्ट फॉर्म में डाले जाते हैं। तो वहां पे चूर्ण फॉर्म में कहीं भी नहीं डाला जाता, या बहुत कम डाले जाते हैं। जैसे कि गैरी है तो उसको डायरेक्टली चूर्ण फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। बाकी वनस्पतियां जितनी भी है तो उनके एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं। एक्सट्रैक्ट यानी कि उसका अर्क निकाला जाता है, और फिर उसको वहां पे ऐड किया जाता है। तो अलग अलग तरह से उसका एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं, और उसका भी यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स होगा, लेकिन प्रोपोर्शन कितना होगा वो आप टूथपेस्ट के लेबल के ऊपर ही देखिए, है ना। जैसे कि कोई होगा नीम टूथपेस्ट, है ना, लेकिन उसके अंदर नीम कितना है वो देखिए, तो वो होगा कुछ 0.0 समथिंग परसेंट, है ना। तो इस तरह से रहेगा। फिर आगे टूथ पाउडर भी है, माउथ वॉश भी है, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी 11:50 को आपका फिर से क्लास रहेगा ना, तो 11:34 हो गई है, तो थोड़ा फिर भी आज रह गया बाकी, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो हमने टूथपेस्ट के बारे में देख लिया आज, और इसके बाद टूथ पाउडर, आयुर्वेदिक और मॉडर्न दोनों ही, और माउथ वॉश। तो माउथ वॉश जो लिक्विड्स होते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आप सभी जो है अपनी अटेंडेंस भेज दीजिए। ठीक है, तो 45 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस आ गई है। शायद एक दो की नहीं आई है ना। मेरे 3 अकाउंट को जोड़ के इसमें और होंगे कुछ स्टूडेंट्स। तो ठीक है, आ गई, सभी की अटेंडेंस आ गई, अब सब लोग लीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अटेंडेंस अगर आपने दे दी है चैट में, तो फिर आप इसको लीव कर सकते हैं। और क्वेश्चंस जो कुछ भी आपको पूछने हैं तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। क्या